क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने टेस्ट होते चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपको समक्ष लेके आ गए 19 मई का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में यूपीएससी और यूपीएससी के अलावा स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन से संबंधित प्रीलिम्स और मेंस दोनों से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं वो ये हैं। पीएम केयर्स फंड से रिलेटेड क्या चीज़ न्यूज में आई है देखेंगे। संवेदना प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट है काफ़ी। और इनोवेशन चैलेंज एक रखा गया है ताकि इंडियन लैंग्वेज को लर्न करने का एक ऐप बनाया जाए। ठीक, इनोवेशन चैलेंज है। और केन इन एनर्जी जो है उसने एयर इंडिया पे मुकदमा क्यों कर रहा है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। और अगला जो टॉपिक है वो है कि ईरान ने अपना मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर लॉन्च कर दिया है और इसमें एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है समझेंगे। और देखिए आज जो है, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि यूपीएससी 2021 और ईपीएफओ 2020 इनका कंप्लीट पेड ग्रुप और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ का पेड ग्रुप भी चालू होने वाला है हमारा नया। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 8564880530 9696060608 पर। देखिए पीएम केयर्स फंड जो है आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने बनाया था जब कोरोना पिछले साल नेशनल लॉकडाउन लगाया तो उन्होंने 25 या 26 27 मार्च को इन्होंने नया फंड बनाया था। ये ट्रस्ट है, ठीक। और इस ट्रस्ट में प्रधानमंत्री जी जो है वो चेयरमैन है। बाकी बाकी जो ट्रस्टी हैं वो जो है जैसे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हो गए आपके राजनाथ सिंह, होम हो गया अमित शाह, और जो है फाइनेंस हो गई ये आपका सीतारमन जी, ठीक, निर्मला सीतारमन जी। तो ये सब लोग हैं। अब इसमें क्या हुआ कि काफ़ी चीज़ें क्रिटिज्म भी हुई थी कि इसमें पारदर्शिता नहीं है, इसमें पता नहीं चल रहा है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिलहाल यहाँ पर जो एक कंटेक्स्ट ये है कि याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में और उसमें कहा गया है कि जो 738 जिला अस्पताल है, ठीक, हर ज़िले में जो एक जिला अस्पताल होता है वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है या वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट है जो भी है, तो इन सब के लिए पीएम केयर से पैसा निकाला जाए। और पीएम केयर्स चूँकि जो है किसी कोविड के लिए सबसे पहले और बाद में भी कोई पेंडेमिक टाइप का ऐसा आता तो उसके लिए ही तो पैसा उसमें डाला गया है, तो वहाँ से पैसा निकाला जाए। और ये सारी जो चीज़ें हैं जैसे कि वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट करना है, ख़रीदें, ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएँ, इंस्टॉलेशन, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किए जाएँ। तो ये याचिका डाली गई है और इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट आगे आदेश क्या देता है देखा जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, पिटीशन नहीं है कि पीएम केयर से पर्स से निकालो पैसा और मेडिकल केयर, ऑक्सीजन, ये सब चालू किया जाए। और इसमें देखो एक चीज़ ये भी है कि डिस्ट्रिक्ट का जो आपका अस्पताल होता है, जिला अस्पताल, वो एक तो उसमें पैसा कोई लगता नहीं है, ठीक, सरकार की तरफ से होता है। एक आम नागरिक भी जाके वहाँ पे अपना इलाज करा सकता है, ठीक। तो ये सबसे बढ़िया होगा पीएम केयर्स का जो है जो उपयोग होगा पैसे का, वो सबसे बढ़िया यहाँ पे होगा, ठीक। ना कि जो है वेंटिलेटर हम बड़ी बड़ी कंपनियों से मंगा के और फिर वो ख़राब पड़े रहे, उसकी जगह यहाँ पे लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा कहा जा रहा है याचिकाकर्ता के द्वारा जिसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। पीएम केयर्स फंड वही है, 27 मार्च से चालू हुआ था, कोविड-19 से निपटने के लिए फिलहाल के लिए है। इसका फुल फॉर्म जो है पीएम प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड है। इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो पीएम केयर से पैसा निकाल के उससे निपटने के लिए फ़ंड बनाया जाएगा ही, मतलब पैसा निकाल के जो है उससे निपटा जाएगा, ठीक। कोरोना या फिर पेंडेमिक लाइक सिचुएशन होगी भविष्य में तो उससे रिलेटेड होगा, ठीक। डॉक्यूमेंटेशन और ये देखिए ये सब ट्रस्टी वस्टी यहाँ पे बताया गया है, ठीक। तो ये वाली चीज़ है। अच्छा, आज के लिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो ये है कि व्हाट इज़ गुड गवर्नेंस। पॉलिटी से संबंधित है आज, पेपर नंबर जीएस पेपर 2 से। व्हाट इज गुड गवर्नेंस, और एक्सप्लेन विथ फैक्टर्स, एक्सप्लेन फैक्टर्स विच लीड्स टू गुड गवर्नेंस, ठीक। समझ में आ गया। फैक्टर्स में कुछ बता दूं, जैसे कि मैंने आप लोग पहले ही बताया था, सेल्फलेसनेस, ओपननेस, ये एक नोलन कमेटी थी
पब्लिक सर्विस पे यूके की, उसके ऊपर हुआ है। ठीक, तो उनको एक्सप्लेन करना है आपको, सारे नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर एक हिंट है खाली इसमें। ठीक, सुशासन क्या है और क्या ऐसे कारक हैं जो कि जो है सुशासन लाने में मदद करते हैं, उनको एक्सप्लेन करना है। ठीक, बहुत सिंपल सा है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, 150 वर्ड में सिर्फ लिखना है। ठीक, आज का ये वाला क्वेश्चन है। और ये बता दूं, शाउट आउट है, कई लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे आंसर्स लिखे थे। ठीक, बहुत ही अच्छे अच्छे, उनका मैं यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। वहाँ पे यूट्यूब पे जाके, पता नहीं यार, मैंने पहले यार नोटिस किया ये कि वहाँ पे लैंडस्केप मोड में नहीं आ पा रहा, मतलब अगर मैं वीडियो दिखाता तो इस तरीके से कमेंट दिखते हॉरिजॉन्टली। तो सभी लोग जिन्होंने आंसर्स किए थे, सौम्या सिंह जी हो गए, हर्षिता हो गई, आपका जो है निधि द्विवेदी जी हो गई, सारे सारे, इमरान हो गए, ठीक है, रुचि पांडे जी, सबने बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स दिए थे, कई नए लोगों ने भी दिए थे। उनका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत उन्होंने अच्छा किया, ऐसे ही करते रहे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है संवेदना प्लेटफॉर्म। अब देखो यहाँ पे क्या है कि संवेदना का पहले तो फुल फॉर्म समझ लेते हैं, सेंसिटाइजिंग एक्शन। ठीक, कुछ एक्शन लेना है मेंटल हेल्थ पे। ठीक, किस पे? मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी, जहाँ पे कुछ खतरा है दिमागी स्वास्थ्य से रिलेटेड। ठीक, थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। ठीक, कुछ जो है भावनात्मक विकास करना है और जो है ज़रूरी जो है एक्सेप्टेंस कराना है, इसके ये फुल फॉर्म है आपका संवेदना का। ठीक, ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है और ये प्लेटफॉर्म है आपका टेली काउंसलिंग का, बच्चों की। ठीक, फ़ोन किया जाएगा, इसका एक टोल फ्री नंबर होगा 1800 करके, और फ़ोन किया जाएगा उन बच्चों को जो कि खुद से रेडी हैं, ठीक, बात करने के लिए, और कोविड से बेचारे परेशान हैं। ध्यान रखना, कोविड से परेशान है, और परेशानी के 3 तरीके के हो सकते हैं, वो बताऊंगा अभी कौन कौन सा तरीका है। कोविड से परेशान बच्चे, उनको फ़ोन किया जाएगा, और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक, ये नेशनल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है, उन्होंने चालू किया है ये और करवाया है संवेदना प्लेटफॉर्म। ठीक, क्या है? टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर होगा, उस पर कॉल करके बच्चे जो कि रेडी हैं खुद कॉल करेंगे, और उनको एक्सपर्ट्स के द्वारा मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल और सामाजिक जो है उनका वो देखते हुए उनकी मेंटल हेल्थ को जो है सुधारा जाएगा, जो कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से किसी कारणवश परेशान हो गए हैं। वो उसमें 3 तरीके के बच्चे होंगे, अभी उनको जानते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ है इसमें। यही है, बच्चे जो स्ट्रेस हैं, एनजाइटी है, तनाव है, चिंता है, भय है, अन्य समस्याएं हैं, मनोवैज्ञानिक सहायता चाहते हैं, उनका है टोल फ्री नंबर। देखिए ये है 1800 121 2830। ठीक, 1800 121 2830। और टोल फ्री नंबर जो है अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, इन सब में। और ये लॉन्च हुई थी पिछले साल सितंबर 2020 में। वो बच्चे जो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से परेशान है, ठीक, जो विलिंग है, बात करना चाहते हैं, उनके लिए है एक्सपर्ट काउंसलर साइकोलॉजिस्ट के द्वारा टेली काउंसलिंग की जाएगी। बच्चे 3 तरीके के कौन कौन से? वो जो क्वारंटाइन में, आइसोलेशन में, या फिर कोविड केयर सेंटर में, और या फिर वो जिनके माता पिता जो है कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, फैमिली मेम्बर, या फिर उनके जो नज़दीकी लोग हैं। और सबसे अनफॉर्चुनेट बच्चे वो जिन्होंने अपने जो है माता पिता खो दिए हैं कोविड-19 पेंडेमिक में। ठीक, जान लेते हैं बैकग्राउंड कि ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्या है। पहली बात तो ये एक जो है आपका वैधानिक निकाय है। ठीक, और इसका एक्ट ये बनाया गया था 2005 में, CPCR एक्ट, इसके अंतर्गत बनाया गया है इसे। आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर है, अंतर्गत आता है। कब से इसका जो है कार्य करना इसने स्टार्ट किया है? 5 मार्च 2007 से। कमीशन का जो है काम क्या है कि जो भी कानून, नीतियां, या फिर कार्यक्रम, या फिर प्रशासनिक मैकेनिज्म चल रहे हैं, ठीक, वो चाइल्ड राइट्स जो हमारे भारतीय संविधान में, ठीक, या फिर संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन में, उसमें जो चिन्हित हैं, लिखित हैं, जो दिए गए हैं, जो हमारे यहाँ लॉ बने हैं, ये सब बन रहे हैं, क्या ये इससे मतलब कंसोनेंस में है चाइल्ड राइट्स को? मतलब ऐसा तो नहीं अवहेलना, उल्लंघन ये सब करते हैं? तो ये चीज़ देखने का काम जो है आपका NPC इसका है, NCPCR का। ठीक, अच्छा, आप लोग से ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि हमारे भारतीय संविधान में चिल्ड्रन से संबंधित कौन कौन से अधिकार दिए हुए हैं? ठीक,
या इसको मतलब अलग से देख भी लेना, मिल जाएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय भाषा को सीखने का ऐप बनाने के लिए इनोवेशन चैलेंज। अब देखो यहाँ पे इसको पीडी मैंने लिखा है, मतलब पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है एक तरीके की, कि जो नई चीज़ें गवर्नमेंट बनाना चाहती है उसमें गवर्नमेंट सिटीजन से चाहती है कि वो अपना भी कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करते हुए डिसीजन ले, कुछ उसमें चीज़ें बनाए, ताकि जो चीज़ें जनता तक आपको देनी है वो जनता के बीच से आए तो वो ज़्यादा उसका एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा। इसके पीछे का लॉजिक ये है। ठीक, मतलब ये सारी चीज़ें क्यों, वाई ये चीज़ें क्यों आ रही हैं, ये समझना जरूरी है, ताकि आप लोग आसानी से इसको रटो नहीं, इसको समझो कि क्या है। अब भारत में एक चीज़ आपको पता है, काफ़ी टाइम से ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। 3 लैंग्वेज फार्मूला चलता रहा है। भारत में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, खाली ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक, नेशनल लैंग्वेज नहीं है भारत में, राष्ट्रीय कोई भाषा नहीं है। ठीक, ध्यान रखना। और थ्री लैंग्वेज फार्मूला चलता है। और कई कई बार ये भी होता है, जैसे तमिल में जो है वो हिंदी को नहीं बढ़ावा देते हैं, ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो इन सबको समझते हुए और भारत के कल्चर को समझते हुए कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो एक आर्ट एंड कल्चर में भाषा का प्रयोग है, भाषा का जो एक ओहदा है। एक्चुअली भाषा क्या है, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, वैल्यूडेड पॉइंट्स। लैंग्वेज क्या है कि एक कल्चर को दूसरे कल्चर के पास जब जाते हो तो भाषा एक तरीके का कैरियर की तरह काम करता है। ठीक, बंगाली अगर महाराष्ट्र में जाके बात करेगा तो वो भाषा जो है उसका कैरियर है। मतलब ये जो है आपका एक तरीके से एक कल्चर को दूसरे कल्चर से मिलाने का काम करता है। इसलिए भाषा एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में। तो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये मैंने यहाँ पे इसलिए बताया कि इसका आपको महत्व पता चलना चाहिए कि इंडियन लैंग्वेज लर्निंग ऐप का क्यों इतना वो बनाया जा रहा है। तो एक गवर्नेंस वाला एक पहलू है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, और दूसरा कल्चरल वाला पहलू है। ठीक, ये चीज़ें अगर आप लोगों को क्लियर है तभी आप एससी और मेंस में अच्छे आंसर लिख पाओगे। तो यहाँ पे जो है माई गवर्नमेंट आप लोगों ने सुना होगा, MYGOV, ये सिटीज़न नागरिकों के साथ इंगेज करने का प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। साथ ही में डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक, जो है उच्च शिक्षा विभाग के साथ में मिलकर माई गॉव ने, जहाँ पे लोग जाके अपने सजेशंस देते हैं, उन्होंने लॉन्च किया इनोवेशन चैलेंज। ठीक, ताकि एक इंडियन लैंग्वेज लर्निंग ऐप बनाई जा सके। ठीक, अब ये चैलेंज है। ठीक, इसमें क्या है कि कई लोग आएंगे, कई लोग को जो है किया जाएगा, स्टार्टअप भी आ सकते हैं। ठीक, इंडिविजुअल भी आ सकते हैं, कंपनी भी आ सकती है। ठीक, मैं यहाँ पे पूरा एक कॉन्सेप्ट आपको समझा दे रहा हूँ, इसमें है क्या। ठीक, उसमें से जो है टॉप 10 चुने जाएंगे और 10 में से जो है टॉप 3 वालों को 15, 10 और 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और वहीं लोग पहले कुछ ऐप दिखाएंगे, ऐप कितना जो है, एक तो रीजनल लैंग्वेज में भी हो सकता है, कितना इजी टू यूज़ है, कितना जो है मतलब आसानी से लोगों को लैंग्वेज सिखा सकता है, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर जो टॉप 3 होंगे 15, 10 लाख और 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये 3 लोग खुद उस ऐप में और ज़्यादा से अच्छे से उसको चेंजेस करेंगे और फिर इन लैंग्वेज लर्निंग ऐप को आम जनता के यूज़ के लिए लाया जाएगा। ये पूरी इसमें कहानी है। ठीक, मोदी जी का जो विजन है कि कल्चरल डाइवर्सिटी जो हमारी है, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना है। ठीक, ये इसके लिए, इसी के मतलब एम में हम लोगों ने ये वाला चैलेंज रखा है। इसमें इंडिविजुअल स्टार्टअप ये सब आ सकते हैं और इसमें यही है कि मल्टीपल इंटरफेस होनी चाहिए, एंगेजमेंट फॉर लर्नर्स। ठीक, रिटर्न वर्ड, वॉइस, वीडियो, इन सब के जरिए जो है आपको सिखाना है लैंग्वेज। किसी को सीखनी, मान लीजिए अब मुझे तमिल सीखनी है तो मुझे जो है वो रिटर्न वर्ड होना चाहिए वॉइस के थ्रू और वीडियो के थ्रू जो है मैं सीख सकूं। जैसे वणक्कम मतलब होता है कि नमस्कार। मैं चेन्नई गया हूं और वणक्कम और वेंगायम ये सारे वर्ड होते हैं, तो ये कॉमन वर्ड हैं ग्रीटिंग्स के। तो हम लोग इससे शुरुआत करते हैं और अगर आप वहाँ रहोगे धीरे धीरे आप लर्न भी कर सकते हो। तो क्या है कि आप अगर इस ऐप से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक, और आपको जो है किसी और के पास ज़्यादा जो ज़रूरत भी नहीं है, सीधे जाके आप कर सकते हो। नहीं तो आप ऐसी जगहों पे जाओ तो आप गूगल ट्रांसलेट का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और जैसे चाइनीज़ देखो इंडिया में आते हैं तो यूज़ करते हैं ना, वो दिखाते हैं मोबाइल में ये सब कि क्या चीज़ पूछना चाह रहे हैं। ये 27 मई 2021 को जो है ये क्लोज़ हो जाएगा चैलेंज और 30 दिन का है ये, पार्टनरशिप रखी गई है इसमें। और टॉप 3 जो है इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे, सॉरी इसमें 20, 10 और 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। 15, 10 नहीं, 20, 10 है सबसे। जो फर्स्ट आएगा उसको जो है 20 लाख रुपए दिए जाएंगे और फिर वो लोग ये सोल्यूशन देंगे कि भैया
कि लोग कितना क्या नौचार उन्होंने किया है, इन सब पे देखा जाएगा जब उनको चूज़ किया जाएगा। ठीक, कितना यूज़ हो सकता है, कितना स्केलेबल है। स्केलेबल मतलब ये होता है कि कितना स्केल उसका रेज किया सकता है। ठीक, कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट तक ही इसको सीमित है कि पूरे देश के स्केल पे यूज़ किया सकता है, ये सारी चीज़ें। ठीक, कैंपेन, और इसमें एम यहीं पे ही है कि लोग जो है आसानी से जो है सेंटेंस को, इंडियन लैंग्वेज को सीख सकें और वर्किंग नॉलेज उनका हो सके ऑफन लैंग्वेज। वर्किंग नॉलेज समझ गए ना, कि लोग से आपको ग्रीटिंग करना है, वड़क्कम, वेंगायम और ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, वड़क्कम, वेंगायम और एक था वाड़ापड़म। ठीक, तो ये आप लोग क्या बता सकते हो इनका क्या मतलब है? अब कोई तमिल वाला तो सुन नहीं रहा होगा, अगर मन हो तो बताओ, लिखिएगा। द की पैरामीटर्स जो हैं यहाँ पे यही है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सिंपल होना चाहिए, सुपीरियर कंटेंट और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो ये है आपका। अच्छा, 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है? ये एक्चुअली अभी जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिस पे मैंने पूरा वीडियो एक बना रखा है स्टडी फॉर सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर, इसको आप देख सकते हो। एजुकेशन पॉलिसी आई थी अभी 2020 वाली, तो 3 लैंग्वेज फार्मूला वाला फिर से जो है कुछ बवाल हुआ था, इसलिए जो है इम्पोर्टेंट भी है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है केन एनर्जी जो है अब एयर इंडिया को सू कर रही है। अब देखिए क्या हुआ कि भारत, पूरा कौन सा समझा देता हूँ, भारत, इंडिया और ब्रिटेन, इन दोनों के बीच में है बायलेटरल यानी द्विपक्षीय इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, संधि है आपकी निवेश की। अब इसमें क्या है, आपका बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के अंतर्गत क्या होता है कि आपको जो भी कंपनियां इंडिया में आए ब्रिटेन से, या फिर इंडिया से जाएं ब्रिटेन में, वहाँ पे आपको फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट देना होगा। ठीक, मतलब क्या है इसका कि इंडिया में ब्रिटेन की कंपनी है XYZ, जैसे केर्न आ गई, और 2 केस हैं यहाँ पे इसलिए उनको बता देता हूँ, या फिर वोडाफोन। ठीक, तो वोडाफोन है तो इसको चाहे जियो हो या फिर एयरटेल हो, भारती मित्तल वाली, तो इन दोनों के समान और इक्विटेबल यानी फेयर इन लोग के साथ, मतलब हम कोई भेदभाव ना करें। ठीक, ब्रिटेन में भी यही होगा कि हमारी कंपनियां जब ब्रिटेन में जाएं तो ब्रिटेन की कंपनियां और इंडिया की कंपनी जो है उसके बीच में भेदभाव ना हो। ये होता है आपका बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के अंतर्गत। ये कई सारे जो है वो होते हैं, सिर्फ क्लॉजेज होते हैं ये। अब हुआ क्या, भारत में केर्न और दूसरा वोडाफोन, ठीक, दोनों ने ही शिकायत करी कि हमारा जो है पूर्वव्यापी, इन्होंने जो भारत में जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने पूर्वव्यापी यानी कि रेट्रोग्रेटिव, यानी कि मान लीजिए कोई कार्य हुआ आज, तब इस कार्य को ये घोषित करने के लिए कि ये इल्लीगल है, कोई लॉ नहीं था। ठीक, या फिर कोई टैक्स लगना है आज के टाइम पे, कोई लॉ नहीं था, लेकिन क्या हुआ कुछ टाइम बाद भारत में वो लॉ बना दिया गया और उसको ये कहा गया कि यहाँ से ये पीछे से लागू होगा, यानी कि रेट्रोग्रेटिव जो है ये इफेक्ट हम देंगे, रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे, पूर्वव्यापी इफेक्ट देंगे। तो इस पे जो है ये कहा गया है कि भैया जब पहले ये तो आपने एक तरीके से इसको, कई लोगों ने ये भी बोला था कि टैक्स टेररिज्म है, मतलब आप थ्रेट कर रहे हो कि हम यहाँ से निकल जाएं, या तो टैक्स दें या फिर चले जाएं। तो ये सब चीज़ें जो है ब्रिटेन और इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के खिलाफ है। ठीक, ये सारी चीज़ें, ये तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का मतलब मसला है। चलो ये फिर बताया तो अब उसमें हुआ क्या कि केर्न ने क्या किया है कि एक फिर जब ये टैक्स ऐसा लगा दिया गया था भारतीय टैक्स अथॉरिटीज़ के द्वारा, तो केन्स चला गया आर्बिट्रेशन में, यानी कि पंचाट में। ठीक, पंचाट में इसमें क्या होता है कि एक थर्ड पार्टी के पास आप जाते हो, दोनों जो है पार्टियां जो भी जिनके बीच में वाद विवाद है, और वहाँ जाके मध्यस्थता करवाते हैं। ठीक, दोनों राजी होंगे तभी तो जाएंगे। ठीक, और फिर मध्यस्थता करवाई जाती है, उसमें केन एनर्जी जो है वो मध्यस्थता, ये पंचायत जो है आर्बिट्रेशन जो था वो जीत गया, और उसमें जो है $1.2 बिलियन जो है भारत सरकार को कहा उसने कि जो है आपको देने होंगे आर्बिट्रेशन अवार्ड में। ठीक, ये दिया गया जजमेंट कि भैया ये केन एनर्जी को भारत सरकार ने $1.2 बिलियन देने हैं। अब ये जो है इंडियन गवर्नमेंट ने आगे केस वेस कर दिया, जो भी था, तो नहीं दिए। अब क्या हुआ, केन एनर्जी ने चला गया वो न्यूयॉर्क में एक मतलब वहाँ की लॉ है, और आर्बिट्रेशन वहाँ पे भी जाके इसने किया है। इंडिया वालों ने भी कर दिया है। ठीक, आर्बिट्रेशन आपका नेदरलैंड्स में, ठीक, फाइल कर दिया, दूसरी वाली पार्टी आ जाएगी तो वहीं पे केस चालू हो जाएगा फिर मध्यस्थता का। तो फिलहाल केन एनर्जी ने क्या किया कि एयर इंडिया के ऊपर केस कर दिया कि एयर इंडिया के जो एसेट्स हैं
उनको बेच के, उनको सीज करके, जैसे भी हमारा ये पैसा दिलवाया जाए हमें। ठीक, अब केन इंडिया ने, भाई भारत सरकार से है तो ये एयर इंडिया को क्यों घसीट रहे हैं? तो उन्होंने कहा है केन इंडिया ने कि ये जो है एयर इंडिया टोटली आपकी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो है चलाई जाती है, और एयर इंडिया एक तरीके से जो है इंडियन गवर्नमेंट का जो है ऑल्टर ईगो है। ये वर्ड यूज़ किया गया, ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो मतलब ये होता है कि जो ये पूरी तरीके से एयर इंडिया इनके ऊपर कंट्रोल्ड है। अगर हम एयर इंडिया कुछ कह रहे हैं तो मतलब इंडियन गवर्नमेंट को कह रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हमें जो पैसा यार लेना है $1.2 बिलियन, वो हम इंडियन गवर्नमेंट से ले रहे हैं एयर इंडिया के थ्रू। ठीक, क्योंकि एयर इंडिया जो है ऑल्टर ईगो, और ये ऑल्टर ईगो वाली जो चीज़ है ये न्यूयॉर्क में, यूएसए में ये वाली चीज़ मानी जाती है। ये है सारा खेल। अब इसमें हम ये समझ लेते हैं, यहीं पे पूरी चीज़ मैंने आपको समझा दी था कि जो है आपको एक एक लाइन बाई लाइन ना देखना पड़े। ठीक, तो अब हुआ क्या है कि जैसे वोडाफोन में हुआ था, वोडाफोन में भी 2012 में ये हुआ था कि वोडाफोन ने केमैन आइलैंड एक है, ठीक, बताइए मैपिंग है कि कौन से, ये कौन से महासागर में बताना आपको, कि केमैन आइलैंड में क्या किया कि वोडाफोन ने, जो कि ब्रिटेन की कंपनी है, वहाँ पे इन्होंने एक कंपनी बनाई, और इंडिया से जो हज था, हज पहले वोडाफोन से पहले हज था ना, वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए इस कंपनी में सारे स्टेक्स। जो ट्रांसफ़र किए तो इंडियन टैक्स अथॉरिटीज़ ने कहा कि भैया आपने यहाँ के एसेट ट्रांसफ़र किए हैं केमैन आइलैंड में, और हमारे यहाँ काम करते हो, हमसे पैसा कमाते हो, और यहाँ से तुमने जो है अधिग्रहण किया, हज कंपनी का एक्विजिशन किया, और उसको जो है ट्रांसफ़र कर लिया आपने केमैन आइलैंड में अपनी एक जो है वहाँ पे कंपनी खोल के। और क्या हमको कोई पैसा कैपिटल गेन नहीं हुआ, इससे पूंजी का जो है इसमें कोई वो गेन नहीं हुआ है, तो वो हमको तो पैसा दो। तो लेकिन वोडाफोन ने कहा कि भैया आपका ही जो इनकम टैक्स है एक्ट, जो अधिनियम है, उसमें 12 और सब क्लॉज 14, सेक्शन 2 सब क्लॉज 14, अभी कंफर्म कर दूंगा, उसके अंतर्गत इस तरीके का कोई भी प्रावधान नहीं है कि हमें पैसा देना हो। तो 2012 में जो है इंडियन गवर्नमेंट ने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हुए लॉ में चेंज कर दिया और कहा पैसा दो। ठीक, तो ऐसा ही कुछ जो है क्या कहते हैं, वोडाफोन ने भी केस कर दिया था। वोडाफोन वाला केस में भी हम जो है हार गए थे एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि नहीं देने की कोई ज़रूरत नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट डिस्प्यूट। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ केन के उसमें भी हुआ, उन्होंने भी जो है एक अलग से बनाई होल्डिंग कंपनी, और उसमें भी ऐसे ट्रांसफ़र कर दिए थे एसेट, और उस पर टैक्स अथॉरिटीज़ ने कहा था कि भैया हमको कैपिटल गेन आपको हुआ है उसके पैसा तो दो इंडियन गवर्नमेंट को। तो ये सारी चीज़ें, पूरा खेल यहाँ पे मैंने आपको एकदम समझा दिया है बारी बारी से, ताकि आपको जो है एक एक चीज़ में जो है समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये हुआ है केन डिस्प्यूट एयर इंडिया क्यों कर रहा है, क्योंकि वो कहता है कि जो है फेयर और इक्विटेबल ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक एक बता दी है। न्यूयॉर्क में जाके आर्बिट्रेशन, साउथ डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे इसने आर्बिट्रेशन चालू कर दिया। इंडिया ने भी नेदरलैंड्स में कर दिया है, जैसा कि बताया उन्होंने। देखिए केन ने कहा है कि एयर इंडिया जो है भारत का ऑल्टर ईगो है, ठीक, परिवर्तन अहंकार है, और मतलब एक तरीके से ओन्ड और एक्सटेसिवली कंट्रोल्ड, मतलब गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ही इसको कंट्रोल करती है, ये सारी चीज़ें हैं। और केन ने वहीं बताया सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, और उसमें ऑल्टर ईगो की बात करी गई है। इसमें क्या चेक करेगा यूएस सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, क्या चेक किया जाएगा यहाँ पे कि भारत गवर्नमेंट का एयर इंडिया पे कितना कंट्रोल है, ऑफिशियल को कितना ये कंट्रोल पैसे से कौन देता है, ताकि मतलब अगर पैसा, क्या मतलब हम $1.2 बिलियन जो है क्या एयर इंडिया के थ्रू वसूल सकते हैं क्या? एयर इंडिया वैसे ही बेचारी जो है प्राइवेटाइज होने वाली, इसको और ज़्यादा, मुझे तो पढ़ते हुए लग रहा था ऐसा ना हो कि इंडियन गवर्नमेंट इसको जल्दी से प्राइवेटाइज कर दे, तो इनको ये भी पैसा यहाँ से ना मिल पाए। वोडाफोन वाले केस में भी जो है 2012 में इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अमेंडमेंट दिया था। केन वाला केस जो है 2006 में हुआ था। ठीक, 30% जो है शेयर्स इन्होंने इधर से उधर कर दिए थे, वेदांता ने भी कुछ लिए थे, ये सारी चीज़ें थी। 6,000 करोड़ रुपए का जो है कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने। तो फिर जब 2012 में वोडाफोन को ये कहा गया कि आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसफ़र जो कैपिटल एसेट का किया गया उसमें कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा सेक्शन, तो केन्स ने भी कहा कि भैया हमसे भी मत लो यार, हमसे क्यों ले रहे हो, और ये तुमने जो भी कर रहे हो ये यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया के बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के खिलाफ है, और फेयर एंड इक्विटेबल मैंने काम नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो थी, मैंने बहुत आसान तरीके से आप लोग को जो है इकोनॉमी का एक टॉपिक है
इसको समझाने की कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक का बटन तोड़िए। जोड़ने का काम मेरा है। कई लोग पूछे थे कि सर आप जोड़ना पड़ेगा, फिर आपको मैं जोड़ दूंगा। बस आपको तोड़ना है, शेयर करना है सब, ताकि ज़रूरतमंदों तक पहुँचे, और सब्सक्राइब जरूर करना है हमारा चैनल ओनली करंट अफेयर। देखिए अगला जो टॉपिक है कि ईरान ने अपना लॉन्च कर दिया मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। ठीक, ये ईरान का देखिए मैप है, कैस्पियन सी से जुड़ा हुआ है आपका। ठीक है, और ये जो है लेक उर्मिया, जो यहाँ पे एक ये लेक है, और ये आपका पर्शियन गल्फ से जुड़ा हुआ ईरान। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको देख लेना। अच्छा बताइए कि ईरान और जो कुवैत है, क्या ये टच करते हैं क्या, इनकी बाउंड्री? ये क्वेश्चन है आप लोगों से, ईरान और कुवैत टच करते हैं क्या? ईरान ने अपना जो सुपर कंप्यूटर जो है लॉन्च कर दिया। इसमें ट्विस्ट क्या है जो मैंने बताया था वो बताता हूँ अभी। सिमुर्ग नाम से रखा है। सिमुर्ग ये मतलब चिड़िया होती है, उस पे नाम पे रखा है इन्होंने। अभी तो 0.56 पेंटाफ्लॉप्स है, लेकिन धीरे धीरे इसको बढ़ा के 1 से और फिर 10 पेटाफ्लॉप कर देंगे, स्पीड काफ़ी तेज़ से। और इसका जो है 100 टाइम्स मोर पावरफुल जो है सिस्टम, इसका ईरानियन कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर बनाने की ये बात करी जा रही है। यहाँ की यूनिवर्सिटी जो है तेहरान की अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे सिस्टम बनाया गया है। ये एक बेनेवलेंट फीनिक्स लाइक बर्ड है, सिमुर्ग उसके नाम पे है। ठीक, परोपकारी होती है बर्ड काफ़ी। और लोकेटेड कहाँ, वही यूनिवर्सिटी का जो अमीर कबीर वाली यूनिवर्सिटी, वहाँ पे ये IHPC RC में। और इस बार जो है 42 रैक्स हैं इसमें बनाई गई। काफ़ी बड़ा है कंप्यूटर वाला, 250 स्क्वायर मीटर में। आगे इसको 400 स्क्वायर मीटर में बनाया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। और उसमें पूरा खर्चा जो है $9 मिलियन का हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन है, जैसे अभी हम लोग जो तौते देख रहे हैं, साइक्लोन, ठीक, साइक्लोन टॉकटे। ठीक, तो उसमें क्या है कि ये उसकी इमेज बनाना और इन सब के लिए हमें भी सुपर कंप्यूटर जरूरत पड़ती है। इतना बड़ा डेटा उसको कंपाइल करना, उसको देखना, उसको सारा उसमें एनालिसिस करना, इन सब के लिए जो है ये सुपर कंप्यूटर लगते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे भी ले रखा है ट्रैफिक और वेदर डेटा जो है, इमेज प्रोसेसिंग, स्टेट मीडिया, इन सब के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। क्लाउड होस्टिंग भी करेगा। अब यहाँ पे जो है इसमें लाइमलाइट में क्यों आया यहाँ पे एक ये है इसलिए क्योंकि ईरान और USA के बीच में काफ़ी जो है न्यूक्लियर जो वाला जो डील है वो सब हटने के बाद काफ़ी USA ने इनके ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं। ठीक, प्रतिबंध लगा रखे हैं इकोनॉमिक वाले वो सब। अब जो इसकी एक जो फ़ोटो आई, ठीक, इस सुपर कंप्यूटर की, तो उसमें देखा गया कि स्नाइडर जो है APC गियर इसमें लगा हुआ है, जो कि USA से आता है। तो अब ये सब लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे प्रतिबंध इनके चल रहे हैं, तो इनके पास ये आया कहाँ से? तो समझा ये जा रहा है कि ईरान ने ब्लैक मार्केट से खरीदा, ये चिप साइट से है, ब्लैक मार्केट से खरीदा है। और उसमें कैसे खरीदा? बिटकॉइन से खरीदा है, क्रिप्टो करेंसी से। समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें भी एक क्रिटिज्म है कि ब्लैक मार्केट में और क्रिप्टो करेंसी जिसके ऊपर किसी भी कंट्री का कंट्रोल नहीं है, सेंट्रल बैंक और ये सब, तो ये सब चीज़ें जो है आपका एंटी मतलब टेररिज्म वाली फंडिंग और सब के लिए भी जो है बिटकॉइन का यूज़ हो रहा है। ईरान ने यहाँ पे ख़रीदा है जो स्नाइडर और ये सारी चीज़ें USA से, न्यूक्लियर वेपन रिसर्च के बाद से US ने सैंक्शन लगा दिए थे, तो उसने बिटकॉइन के जरिए ख़रीदा है। ठीक, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। हाई पावर्ड कंप्यूटर जो होते हैं उनको इंस्टॉल करने के लिए, और ये इलीगल है और सैंक्शन इम्पोज किया गया तब भी खरीदा, तो ये साफ साफ दर्शाता है। हमारा अगला सेक्शन है वो कौन बनेगा, ISPCS है कहलाता है। और इसमें अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन नहीं पूछ लेता हूँ, स्टक्सनेट क्या है? मैंने आप लोगों को कल कई लोगों को जो है हमारे जो फ्री टेलीग्राम चैनल है ओनली UPSC चैनल करके आप सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या फिर IAS UPSC 2019 करके सर्च करो तो मिल जाएगा। तो वहाँ पे मैंने कई सारे आंसर जो एवेलुएट करके दिए थे, तो उसी में से मैंने एक जगह स्टक्सनेट का नाम लिया था, वो क्या चीज़ है। ठीक, तो आप लोग इसका भी पता लगेगा कि पढ़ रहे हो, आंसर लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। अगर आंसर आप लोग नहीं लिख रहे हो तो खुद से आप लोग वो कर रहे हो। आप लोगों को ट्रस्ट वर्दी रहना चाहिए अपनी तैयारी के लिए, अगर आप लोग को वाकई में सिलेक्शन लेना है तो। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका प्रीलिम्स से संबंधित। सबडोलूसेप्स निलगिरिएंसिस। ठीक, सबडोलूसेप्स निलगिरिएंसिस जो है ये अभी न्यूज़ में था, इसके रिलेटेड ट्रू वाले स्टेटमेंट आपको बताने हैं। देखिए ये एक नई स्पेशीज़ है, एशियन ग्रेसाइल स्किंक। ठीक, अभी इसकी फ़ोटो दिखाऊंगा। ये डिस्कवर करी गई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में।
ठीक, तो ये नीलगिरी यहाँ पे लिखा हुआ, नीलगिरीज कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट और उनके से जुड़ा हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से संबंधित है। तो क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है? ट्रू पूछा गया है। ये स्पेशीज़ जो है, और ये सिर्फ तीसरी जो है स्किंक स्पेशीज़ है जिसको भारत के मेनलैंड में ढूंढा गया है। ठीक, और मुख्य भूमि में ढूंढा गया है लास्ट मिलेनियम में, 100 साल में। और ये जो स्किंक है ये किस पे इंसेक्ट्स खाती हैं? टर्माइट, क्रिकेट और ये सब। क्रिकेट मतलब वो कीड़ा जो होता है, झींगुर। ठीक, और क्रिकेट ही यहाँ लिखा हुआ है। तो स्मॉल स्पाइडर इन सबको खाती है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है बताइए? देखिए, पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, दूसरा तीसरा सही है। तो अगर आपको पहला पता है गलत हो गया, जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि उत्तराखंड में कैसे होगा जब नीलगिरी को लिखा हुआ है, तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप सी पे जा सकते हैं। ये आपका कोयम्बटूर का जो एनाई कट्टी हिल्स है वहाँ पे पाया गया है। नई जो है, ये आपने देखा होगा इस तरीके की फ़ोटो क्या आपने देखा भी होगा। ये छिपकली ऐसा लगता है, ये स्किंक होता है, छिपकली ही है लेकिन अलग टाइप का रेप्टाइल है, 7 सेंटीमीटर का है। और जो कॉन्स्पिक्यूअस लिम्स होते हैं इसके, और ये स्नेक जैसा लगता है। तो देखोगे आप तो लगेगा कि यार ये छिपकली की स्नेक है, कोई अजीब सा लगता है, तुरंत भाग लोगे वहाँ से। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो मलेरकोटला से संबंधित है। मलेरकोटला अगर आपके दिमाग में आते ही, आपके दिमाग में अगर पंजाब आ जा रहा है तो मतलब आप सही जा रहे हो। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है कि मलेरकोटला ब्रिटिश संरक्षण, जब पहले ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने जो सिख राज्यों के गठबंधन के तहत 1947 तक बना। पूर्वी पंजाब जब बनाया गया तो ये मुस्लिम जो है वहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट था, मतलब मुस्लिम जगह थी, प्रिंसली स्टेट थी पंजाब में। पंजाब क्या है, सिख स्टेट है। तो ये क्या सही है स्टेटमेंट की गलत है बताना है। तो ये सही स्टेटमेंट है। मलेरकोटला जो है उसकी फाउंडेशन जो है सूफी सेंट शेख सदरुद्दीन सदर ए जहाँ, ठीक, इन्होंने जो है इसकी वो रखी थी 15वीं शताब्दी में, फाउंडेशन रखी थी। इनको हैदर शेख भी बोला जाता है। देखिए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और पहला स्टेटमेंट है कि ओनली मुस्लिम डोमिनेटेड टाउन है, मतलब सिख, पूरा पंजाब सिख का है, ज़्यादा सिख वहाँ पे रहते हैं। और ये एकमात्र मुस्लिम बाहुल शहर है। तो ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। और अभी जो है पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने ईद में जो है मलेरकोटला को 23वां डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है पंजाब का, जो पहले प्रिंसली स्टेट था। तो इसी के साथ हम लोग का आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए, शेयर करिए ज़रूरतमंदों के साथ में, मोटिवेशन मिलता है हमें, और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको तुरंत जो है हम जो भी वीडियो डालें तुरंत आपको मिल जाए। और अगर आप लोगों को जो है हमारा गाइडेंस अच्छा लगता है तो 8564880530 9696060689 पे कॉल करके यूपीएससी और ईपीएफओ, यूपीएससी 2021 और ईपीएफओ का जो है आप लोग कंप्लीट पेड ग्रुप ले सकते हो। ठीक, या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज़ का भी पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके ज़्यादा जानकारी लीजिए। आंसर्स ज़रूर लिखिए, फ्री टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ पे जो है आंसर्स आप लिख के पोस्ट कर सकते हैं। ठीक, और जो है जिन्होंने कमेंट जो लोग कर रहे हैं उनको शॉर्ट आउट है, ऐसे ही आगे करते रहिए। और ऐसे मैं आप लोग के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा। एग्ज़ाम से यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली जरूर आएंगे, चाहे वो एसए हो, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, सब जगह हो। अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी बन रही है, आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे जो है पीसीएस के एग्जामिनेशन हो। तो चलिए कल आप लोग से फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।